अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फिज़िक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 4 फोर्सेस का घुमाने का असर, उसमें से आज हम इक्विलिब्रियम की शराइत में से इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त को डिस्कस करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसको डिटेल से डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त को आज हम शुरू करेंगे। इससे पहले हमने इक्विलिब्रियम की पहली शर्त को पढ़ा और आज हम ये जानेंगे कि इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त की ज़रूरत क्यों पेश आई। इस बात को समझने के लिए कि इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ। फ़र्ज़ कर लें स्टूडेंट्स कि ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर आप दो फोर्सेस लगाते हैं। एक आप फोर्स यहां से इस सिमत में लगाते हैं और एक आप फोर्स इस बाईं तरफ लगाते हैं। इस फोर्स को फर्ज करें मैं नाम दे देता हूं F1 का और इसको मैं नाम दे देता हूं F2 का। अब स्टूडेंट्स, पहली जो शर्त है इक्विलिब्रियम की, उसके मुताबिक इस जिस्म पर दो फोर्सेस लग रही हैं और ये दोनों फोर्सेस फर्ज कर लेते हैं बराबर हैं। ये F1 इधर लग रही है और F2 इधर यानी कि दाएं तरफ लग रही है। दोनों फोर्सेस बराबर हैं। अब ये जिस्म इक्विलिब्रियम में है। मुझे बताएं कि किस तरह मूव करेगा अगर दोनों फोर्सेस क्या हों, बराबर हों। तो इक्विलिब्रियम की पहली शर्त के मुताबिक सिग्मा F बराबर होता है 0, यानी कि F1 जमा F2 करें तो ये क्या आ जाएंगे, 0 के। असल में ये जमा नहीं है, असल में ये है F1 माइनस F2। तो ये दोनों जब बराबर होंगी तो ये क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। फर्ज कर लेते हैं ये 10 न्यूटन है तो ये भी क्या है, 10 न्यूटन है। अब ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं और मुखालिफ सिमत में अमल कर रही हैं, तो इक्विलिब्रियम की पहली शर्त के मुताबिक ये जिस्म जो है ये इक्विलिब्रियम में है, ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ आपने देखा इक्विलिब्रियम की पहली शर्त यहाँ पूरी हो रही है और जिस्म इक्विलिब्रियम में भी है। अब मैं एक और बात करता हूँ, यही ब्लॉक है मेरे पास और इस ब्लॉक पर अब मैं दो फोर्सेस इस तरह से लगाता हूँ। एक मैं फोर्स यहां पर लगाता हूं इस सिमत में और एक मैं फोर्स यहां पर लगाता हूं इस सिमत में। फर्ज किया ये F1 है और ये F2 है। अब बताएं स्टूडेंट्स, क्या ये जो जिस्म है, ये जो ब्लॉक है, ये इक्विलिब्रियम में होगा? ये इसका सेंटर है, बताइएगा जरा, क्या ये इक्विलिब्रियम में होगा? नहीं होगा। कैसे? जब आप इसको ऐसे खींचेंगे दो फोर्सेस से तो ये जिस्म क्या काम करेगा, चूंकि दोनों फोर्सेस बराबर हैं और मुखालिफ सिमत में भी लग रही हैं, लेकिन चूंकि एक लाइन में नहीं लग रही तो इसलिए ये जिस्म घूम जाएगा। ये क्या करेगा, ये जिस्म इस तरफ रोटेट कर जाएगा, यहां से इससे, तो ऐसे इसमें रोटेशन आ जाएगी। आप यूं समझे कि इसमें टॉर्क पैदा हो जाएगा। ठीक है। अब यहां एक बात बड़ी समझने वाली है और वो ये बात है कि यहां आप देखें इक्विलिब्रियम की पहली शर्त पूरी हो रही है, उसके बावजूद भी जिस्म इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब यहां इसका मतलब हुआ कि इक्विलिब्रियम की जो पहली शर्त है वो काफी नहीं है किसी जिस्म के इक्विलिब्रियम में होने के लिए। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि इक्विलिब्रियम की पहली शर्त के साथ साथ एक और शर्त की भी जरूरत है। और वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है स्टूडेंट्स कि जिस्म में टॉर्क भी पैदा नहीं होना चाहिए। टॉर्क क्या होना चाहिए जिस्म का? टॉर्क भी 0 होना चाहिए। अगर टॉर्क पैदा हो गया तो इसका मतलब है बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रही। तो इससे हमें यह पता चला कि जो इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त है वो टॉर्क से मुतल्लिक है। पहली शर्त में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि कोई जिस्म इक्विलिब्रियम की पहली शर्त पर पूरा उतरता है। कब? अगर उस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 हो। वहां क्या था? तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 हो। और यहां इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त में हम कैसे लिखेंगे? इसमें हम ये लिखेंगे कोई जिस्म इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त को पूरा करता है
अगर उस पर अमल करने वाले तमाम टॉर्क का रिजल्टेंट क्या हो, सिफर हो। ये डेफिनेशन है स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त की। तो ये मैं यहां लिख देता हूं, कोई जिस्म इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त पर पूरा उतरता है। कब? अगर इस पर अमल करने वाले तमाम टॉर्क का मजमुआ या रिजल्टेंट सिफर हो। ये स्टूडेंट्स डेफिनेशन है हमारे पास इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त की, कि कोई जिस्म इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त पर पूरा उतरता है अगर इस पर अमल करने वाले तमाम टॉर्क का मजमुआ या रिजल्टेंट सिफर हो। ठीक है, आप मजमुआ की जगह रिजल्टेंट भी लगा सकते हैं, एक ही बात है। तो ये डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। अब इसके अलावा इसकी कोई मिसाल भी देख लेते हैं, इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त की कोई मिसाल। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है ना तो इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त पर पूरा उतरती है। और अगर कोई जिस्म यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, मिसाल के तौर पर आप पंखे को देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे आप पंखा ऑन करते हैं कुछ देर बाद वो अपनी स्पीड बढ़ाता जाता है और कुछ देर बाद वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से घूमना शुरू कर देता है। तो वो जो पंखा यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है वो इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त को पूरा कर रहा है, हम कहेंगे ये पंखा इक्विलिब्रियम में। तो ये याद रखिएगा, जब भी कोई जिस्म यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा हो तो वो किस में होगा, वो इक्विलिब्रियम में होगा। यूनिफॉर्म स्पीड से घूमता हुआ पंखा इक्विलिब्रियम में है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी मिसाल है इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त की, और इसकी वजाहत मैंने आपको बता दी है और आप इसको बुक से देख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स इसके फौरन इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त के साथ ही एक क्विज आपको दिया गया है। इस क्विज में देखते हैं क्या पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि शक्ल 4.31 में दिखाई गई दीवार से लगी सीढ़ी इक्विलिब्रियम में है कैसे। आपकी बुक पर स्टूडेंट्स आपको शक्ल 4.31 में एक दीवार पर एक सीढ़ी लगी हुई दिखाई गई है। अब ये जो सीढ़ी है ये इक्विलिब्रियम में है, वो आपसे पूछ रहे हैं बताएं भाई ये कैसे इक्विलिब्रियम में है। चूंकि हमने अभी इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त को पढ़ा है तो यहां देखें, अब ये जो सीढ़ी है इसका वजन किधर अमल कर रहा है, नीचे की जानिब दीवार पर, और ये इस पे कौन सा टॉर्क पैदा कर रहा है, ये स्टूडेंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा कर रहा है। और दीवार रद्द अमल के तौर पर उसमें कौन सा टॉर्क पैदा करने की कोशिश कर रही है, वो उसमें क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह से दोनों टॉर्क बैलेंस हो गए, इसका मतलब है दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, सिफर होगा, और वो जो सीढ़ी है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में। अगर मैं इसका बहुत मुख्तसर जवाब दूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि चूंकि सीढ़ी पर अमल करने वाले तमाम टॉर्क का रिजल्टेंट सिफर है इसलिए वो इक्विलिब्रियम में। तो हम यहां लिख सकते हैं कि क्योंकि सीढ़ी पर अमल करने वाले तमाम टॉर्क का रिजल्टेंट सिफर है इसलिए वो इक्विलिब्रियम में। और इसके बाद दूसरा इसमें जो सवाल पूछा गया, सीढ़ी का वजन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करता है और दीवार सीढ़ी के ऊपर वाले सिरे को धकेलती है और इस तरह क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करती है। क्या सीढ़ी इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त को पूरा करती है? तो ये देखें स्टूडेंट, पहले सवाल में भी हमने यही तो जवाब दिया है, क्योंकि सीढ़ी पर अमल करने वाले तमाम टॉर्क का रिजल्टेंट सिफर है
इसलिए ये इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त को पूरा करती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं, ये वाली बात आप लिखेंगे और यहाँ मैं बस इतना ही लिखूंगा, जी हाँ, ये इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त को पूरा करती है। क्यों करती है, इसका जवाब यहां लिखा हुआ है, क्योंकि सीढ़ी पर अमल करने वाले तमाम टॉर्क का रिजल्टेंट क्या है, 0 है। एक और सवाल है, क्या छत के पंखे की स्पीड बढ़ती चली जाती है? तो स्टूडेंट्स, आप जब फैन ऑन करते हैं, पंखा चलाते हैं, क्या ये पंखा आहिस्ता आहिस्ता तेज होते होते तेज ही होता चला जाता है या एक खास स्पीड पर जाकर अपनी स्पीड को मेंटेन कर लेता है? तो आप देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे आपने पंखे को ऑन किया, शुरू में तो वो अपनी स्पीड बढ़ाता जाता है, लेकिन एक खास स्पीड पर आकर वो यूनिफॉर्म स्पीड से घूमना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब है, हम यहां ये कह सकते हैं कि जी नहीं, ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत करता है। ठीक है, इसके बाद आखिरी सवाल जो क्विज से रिलेटेड है, क्या ये इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त पर पूरा उतरता है? तो स्टूडेंट्स देखिए, जब मैंने आपको मिसाल दी थी, यूनिफॉर्म स्पीड से घूमता हुआ पंखा इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब है कि जो यूनिफॉर्म स्पीड से चीज घूम रही होगी वो किस में होगी, वो इक्विलिब्रियम में होगी। क्यों इक्विलिब्रियम में होगी? क्योंकि उस पर कोई रिजल्टेंट टॉर्क लग नहीं रहा होता, यानी कि रिजल्टेंट टॉर्क क्या होता है, उस पर 0 होता है, 0 होता है। इसका जवाब हम क्या देंगे, हम ये लिखेंगे, जी हाँ, क्योंकि पंखा यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, बस इस पर अमल करने वाला रिजल्टेंट टॉर्क 0 है। ठीक है जी, क्यों है ये? क्योंकि पंखा यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, बस इस पर अमल करने वाला रिजल्टेंट टॉर्क 0 है और ये इक्विलिब्रियम में है। अब इसके बाद एक मिसाल है, जो कि मिसाल नंबर है 4.6। यहां मैं लिख देता हूं, मिसाल 4.6। इसमें स्टूडेंट्स आपसे कहा जा रहा है, एक यूनिफॉर्म सुलाख जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, एक किनारे से 0.5 मीटर के मुकाम पर फाने पर रखी हुई है। इसे उफ़क़ी हालत में रखने के लिए इसके एक सिरे पर 100 न्यूटन की फोर्स लगाई गई है। सुलाख का वजन और फाने पर इसका रद्द अमल मालूम कीजिए। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने डायग्राम बनाई है जो कि आपकी बुक ने बनाई हुई है। तो इसमें देखें, ये एक फाना है, इसके ऊपर आपने एक यूनिफॉर्म एक रॉड रखा हुआ है, ठीक है, एक सुलाख रखी हुई है, और ये कहाँ रखी हुई है? आपने इसके एक सिरे से 0.5 मीटर के फासले पर, ये देखें 0.5 मीटर के फासले पर, और इस तरफ आपने 100 न्यूटन की एक फोर्स लगाई हुई है ताकि यहाँ बैलेंस रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। तो अब आप क्या काम करें, आप इसका वजन मालूम करें और रद्द अमल मालूम करें। तो यहाँ देखिए, सुलाख का जो वजन होता है स्टूडेंट्स, जब हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने ये बात देखी थी कि जो सुलाख होती है, जो यूनिफॉर्म सुलाख या रॉड होता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका सेंट्रल यानी कि मरकज होता है, सेंट्रल पॉइंट होता है। तो यहाँ पर देखें, ये वो वाला इसका सेंटर है जहाँ पर इसका वजन अमूदन नीचे की जानिब अमल करता हुआ महसूस होगा। ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है एक तरह से। तो ये कितना फासले पर होगा? ये होगा स्टूडेंट्स, यहां से इसका फासला होगा 0.75 मीटर, क्योंकि टोटल कितनी इसकी लंबाई है? टोटल है 1.5 मीटर।
तो 1.5 का हाफ करें, आधा करें तो कितना आ जाएगा 0.75। और ये 0.5 है तो ये कितना होगा फिर, ये होगा स्टूडेंट्स 0.25 मीटर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इनको कोई नाम दे देते हैं। इनको नाम हम इस तरह से दे देते हैं स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट इसको हम O कह देते हैं, ये चूंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसको G कह देते हैं, इस पॉइंट को A का नाम दे देते हैं और इसको B का नाम दे देते हैं। अब हमने दो चीजें यहां से निकालनी है, एक ये R निकालना है नॉर्मल रिएक्शन, और एक हमने ये वजन मालूम करना है। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं कि हमें मालूम क्या है। जो चीज स्टूडेंट्स हमें मालूम है उसमें है हमारे पास, एक तो यहां से इसका मोमेंट आर्म है, मोमेंट आर्म से इस फोर्स का फोर्स F कितनी है 100 न्यूटन, और ये जो OA लंबाई है, OA लंबाई कितनी है स्टूडेंट्स, ये वाली यहां से लेके यहां तक, ये है 0.5 मीटर, और OG कितनी है, OG है हमारे पास 0.25 मीटर, और OB या GB आप कह लें ये कितनी है, GB 0.75 है, और OG कितनी है, OG हमने 0.25 मीटर लिख ली, यहां मैं लिख भी देता हूं, ये जो GB है ये भी कितना है, ये 0.75 मीटर है। अब इसके बाद हम ये लिखते हैं कि हमें मतलूब क्या है, मतलूब क्या है। मतलूब दो चीजें स्टूडेंट्स हमारे पास, एक तो है इसका वजन W और दूसरा है R यानी कि नॉर्मल रिएक्शन। अब हम इसको हल करते हैं, यहां मैं लिखता हूं हल। स्टूडेंट्स यहां देखिएगा, अब हमारे पास चूंकि इस बॉडी को देखें तो यहां पर बैलेंस हो रही है पॉइंट O पर, इस पॉइंट पर, तो यहां इस पर दो तरह से टॉर्क लग रहे हैं, एक ये फोर्स इस तरफ इस पर टॉर्क लगा रही है, और एक ये वजन इस पर इस तरह से टॉर्क लगा रहा है। चूंकि ये बैलेंस है इसका मतलब है ये इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त को पूरा कर रही है। इस तरफ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज लगने वाला टॉर्क और क्लॉकवाइज लगने वाला टॉर्क दोनों क्या है, बराबर है। इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का मजमूआ क्या होगा, 0 होगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि आप इसका टॉर्क जमा इसका टॉर्क, दोनों का टॉर्क जमा तो नहीं करेंगे, जाहिर है एक को अगर प्लस लिया है तो दूसरे को माइनस लेंगे, बराबर 0 रख दें, या ये वाला टॉर्क जो कि एंटी क्लॉकवाइज है इसको आप बराबर रख दें उस टॉर्क के जो कि क्लॉकवाइज है। तो मैं ऐसे ही कर लेता हूं, मैं यहां लिखता हूं इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त के मुताबिक, ये देखिए क्लॉकवाइज टॉर्क या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां मैं लिखता हूं F क्रॉस OA, ये F है तो ये OA बराबर किसके होगा, OG के, W क्रॉस OG के, W क्रॉस OG। अब यहां कीमतें दर्ज कर दें स्टूडेंट्स, हमने क्या निकालना है, हमने ये W निकालना है, तो यहां से W एक तरफ करें, W बराबर आ जाएगा F क्रॉस OA ओवर OG। यहां कीमतें दर्ज करें, F कितना है हमारे पास, F है 100, ज़रब OA कितना है हमारे पास, OA है स्टूडेंट्स 0.5 ओवर OG कितना है, ये है 0.25। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वजन हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 200 न्यूटन। अब ये वजन तो हमने मालूम कर लिया, इसके बाद हमने क्या मालूम करना है, इसके बाद हमने मालूम करना है नॉर्मल रिएक्शन R। इस नॉर्मल रिएक्शन R को देखें स्टूडेंट्स, ये किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, और नीचे की जानिब कितनी फोर्सेस लग रही हैं, नीचे की जानिब दो फोर्सेस लग रही हैं, एक ये वजन और एक ये 100 न्यूटन की फोर्स जो इधर से दूसरे सिरे पर लगाई गई है। तो अब हम ये लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम की पहली शर्त के मुताबिक
नीचे की जानिब लगने वाली फोर्सेस बराबर होंगी ऊपर की जानिब लगने वाली फोर्सेस के। तो हम यहां लिख सकते हैं, दूसरा इसका पार्ट है, यहां मैं लिख देता हूं नॉर्मल रिएक्शन, ये हमने मालूम करना है। तो उसके लिए मैं इक्विलिब्रियम की पहली शर्त को इस्तेमाल करता हूं, और वो क्या होगी स्टूडेंट्स, वो होगी R बराबर किसके आ जाएगा, F जमा W के, F जमा W के। अब यहां कीमतें दर्ज करें तो R बराबर आ जाएगा, F कितना स्टूडेंट्स, F है हमारे पास, ये देखें 100 न्यूटन, और जमा W कितना है, ये W अभी हमने निकाला है 200, तो ये 200 लगा दिया यहां पर। तो R क्या आ जाएगा, R आ जाएगा 300 न्यूटन। आप इसको स्टूडेंट्स यूं भी कर सकते हैं कि आप लिखें R माइनस एफ माइनस W बराबर 0, फिर F और W को दाएं तरफ ले जाके और R निकाल लें। मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ऊपर लगने वाली फोर्स बराबर रख दी है नीचे लगने वाली फोर्सेस के। तो ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, R नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे वजन है एक W, और दूसरा ये जो फोर्स आपने खुद लगाई। तो ये स्टूडेंट्स था हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त को डिस्कस किया, और इसके साथ साथ हमें यह भी पता चला कि इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त की ज़रूरत क्यों पेश आई। और स्टूडेंट्स, इसको सपोर्ट करने के लिए हमने एक मिसाल जो कि 4.6 है इसको भी डिस्कस किया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।